हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अध्याय 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इसके बारे में देखेंगे। चलिए, हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जूस या मिनरल जल या जूस जो है शुद्ध है? कैसे पता करेंगे? चलिए आते देखते हैं। देखिए, इस बैग पर लिखा हुआ शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध। रसोई में उपयोग की जाने वाली कुछ वस्तुएं। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? हाँ, ऐसा लिखा रहता है शुद्ध। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ है कि पदार्थ में कोई मिलावट न हो। क्या कह रहा है कि एक साधारण व्यक्ति जो होता है, एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ क्या होता है कि उसमें पदार्थ में क्या कोई मिलावट न हो। लेकिन वैज्ञानिक जो होता है, वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। दूध जो है किसका किसका मिश्रण है? जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ जो है दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी क्या है? मिश्रण है। 2.1 में कि मिश्रण क्या है? चलिए देखते हैं मिश्रण क्या है। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। मिश्रण क्या है? तो मिश्रण जो है एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि जल में क्या होता है? तो जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकृत या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। जल में घुले सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है। सोडियम क्लोराइड क्या है? अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है। इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। सोडियम क्लोराइड को इसके भौतिक विधि द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है। चीनी क्या है? एक पदार्थ है, क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते। पेय पदार्थ जो होता है जैसे पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक सब हो गया, उसमें क्या मिट्टी में एक समान कण नहीं होता है। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो सकते हैं। अभिलक्षणिक गुण एक समान होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो सकते हैं और अभिलक्षणिक गुण इसके समान होंगे। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक क्या होता है? शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण में एक से अधिक क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। 2.11 मिश्रण के प्रकार के बारे में देखेंगे कि मिश्रण के कैसा प्रकार होता है। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। क्रियाकलाप 2.1 में कक्षा को अ, ब, स और द समूह में बांटे। एक बीकर जिसमें 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण को समूह अ को 10 समूह एक बीकर जिसमें क्या करना है? 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण लेना है और समूह अ को समूह अ में देना है। अब समूह ब को क्या करना है? एक बीकर में 50 ml जल तथा उसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट डालना है। अ में एक चम्मच कॉपर सल्फेट और ब में 2 चम्मच कॉपर सल्फेट डालना है।
कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक समूह स और द को दे। कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट या फिर साधारण नमक क्या करना है, समूह स और द को देना है। समूह अगर हम स को कॉपर सल्फेट देते हैं तो द को अगर पोटेशियम सल्फेट देंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट अगर देंगे और दोनों का पृथक पृथक मात्रा को क्या करें, अध्ययन करेंगे। अब पृथक पृथक समूह के इन अवयवों को क्या करना है, मिलाकर मिश्रण तैयार करें। उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें और समूह अ और ब को एक मिश्रण तैयार कीजिए। समूह अ और ब में क्या था, समूह अ में था कॉपर सल्फेट का चूर्ण 1 चम्मच था और ब में 2 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण था, जिसकी बनावट समान होती है और इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं अथवा विलयन कहते हैं। इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण है, जल में नमक। जल में नमक ये क्या है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है और जल में चीनी सब क्या है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। यद्यपि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट की घोल है, लेकिन उन घोल के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक, हाँ क्योंकि एक बीकर में क्या है, 1 चम्मच ही कॉपर सल्फेट और दूसरे में 2 चम्मच कॉपर सल्फेट है, तो कलर में भिन्नता होगा। यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रंग मतलब रख सकते हैं। समूह स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया, समूह स में क्या था, समूह स और द में था, समूह स में कॉपर सल्फेट था और द में पोटेशियम परमैंगनेट था। उसके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक है। इस तरह के मिश्रण को विसमांगी मिश्रण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहित की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल विसमांगी मिश्रण के उदाहरण है। क्या कर रहा है, ये सब विसमांगी मिश्रण है। स और द वाला जो है कॉपर सल्फेट था, इसमें एक में था स में क्या था, कॉपर सल्फेट था और द में पोटेशियम परमैंगनेट था। इस सब का मिश्रण जो होता है विसमांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है, विसमांगी मिश्रण कहलाते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे का छीलन, सोडियम क्लोराइड और लोहे का जो छीलन है क्या है, विसमांगी मिश्रण है। नमक और सल्फर एवं जल क्या है, नमक और सल्फर विसमांगी मिश्रण है। जल और तेल भी क्या है, विसमांगी मिश्रण के उदाहरण है। अगला 2.2 देखते। आइए इन कक्षा को 4 समूह अ, ब, स और द में बांटे। प्रत्येक समूह को नीचे दिए गए नमूनों में से एक दे। समूह अ को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल देना है। समूह ब को क्या करना है कि 1 चम्मच कॉपर सल्फेट देना है। समूह अ में कुछ कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल देना है और समूह ब में 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दे। समूह स को क्या करना है, चौक का पूर्ण या गेहूं का आटा दे और समूह द को दूध या स्याही की कुछ बूंद दे। छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहें। क्या कण जल में दिखाई देते हैं? हाँ, जल में कण दिखाई देगा, कण का टुकड़ा नहीं दिखाई देगा, नहीं टुकड़ा नहीं। अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें और इसके सामने से देखें, क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है? हाँ, कुछ हद तक दिखाई देगा। अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दें। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर लें। क्या मिश्रण स्थिर है या कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू करते हैं? मिश्रण को छान लें। क्या छानक पत्र पर कुछ शेष बचता है? नहीं, कुछ शेष नहीं बचेगा। कक्षा में परिणामों पर चर्चा कर इस क्रिया को क्या करना है, मत बनाने का प्रयत्न करें। समूह अ और समूह ब एक विलयन पाते हैं। समूह अ और ब, तो समूह अ में जो था कॉपर सल्फेट था और ब में कॉपर सल्फेट में तो कुछ दाना था। अ में क्या था, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल ही थे और ब में 1 चम्मच
कॉपर सल्फेट था। और स एक निलंबन है और द क्या है, कोलाइड है। स निलंबन किस लिए, क्योंकि यहाँ चौक का पूर्ण चूर्ण या गेहूं का आटा है। चौक का जो चूर्ण है और चौक का चूर्ण जब जल में मिलाएंगे तो निलंबन प्राप्त होगा, ठीक है। इससे किरणें क्या होगी, गुजरेगी, इससे प्रकाश की किरणें गुजरेगी, ये कोलाइड है। और तीसरा जो है द वाला जो है दूध या स्याही की बूंदे है, तो ये कोलाइड विलयन कहलाएगा। देखिए इनिशियंदन छानन की विधि है, इसको छान के हम किसी चीज को अलग करेंगे। चलिए देखिए ये छानक पत्र है, ये मुड़ा हुआ छानक पत्र है और ये कीप के आकार की बनाया गया है। छानक पत्र का शंकुआकार है और एक कांच की छड़ है, इसमें डाल के हिलाएंगे तो जल क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा और इसमें जो जिसे आटा मिला है ना, तो आटा इसमें छन जाएगा। अब हम विलयनों, निलंबनों और कोलाइड विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। विलयन क्या है, विलयन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। विलयन क्या है, विलयन जो है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे, जैसे कि नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण। नींबू जल और सोडा जल क्या है, ये सब आदि क्या है, विलयन के उदाहरण है। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। एक विलयन के कणों में क्या होती है, समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव क्या रहता है, समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण जो है समान रूप से क्या हुए, वितरित होते हैं। चलिए इन्हें भी जानते हैं थोड़ा, मिश्र धातु के बारे में। ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। मिश्र धातु जो होता है, क्या होता है, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। क्या कह रहा है कि मिश्र धातु जो होता है ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं और जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा इनको अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। मिश्र धातु को क्या नहीं किया जा सकता है, तो भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं का मिश्रण बनाया जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संघटक रखते हैं। उदाहरण के लिए पित्तल, जिंक। पित्तल में जिंक लगभग 30% होता है और कॉपर जो होता है लगभग 70% का मिश्रण है। किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलय में बांटा जाता है। किसी विलयन को दो भाग होता है जिसको विलायक और विलय में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक प्रायः हम कम मात्रा में होता है। विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। ठीक, जो जल में क्या होता है, विलायक में घुला होता है, उसे विलय कहते हैं। देखिए विलयन का वह घटक जो कि विलायक में घुला होता है उसे विलय कहते हैं, जो कम मात्रा में होता है। देखिए जल जो है क्या विलायक है और उसमें हम चीनी रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, उसमें मिल जाएगा तो विलय हो जाएगा। वो कम मात्रा में, जल ज़्यादा मात्रा में, चीनी कम मात्रा में है, तो जल हो गया यहाँ विलायक हो गया और चीनी जो हो गया विलय हो गया। देखिए उदाहरण के लिए समझते हैं कि चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। चीनी और जल का जो विलयन होता है एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलय है और जल क्या है, विलायक है। दूसरा है कि आयोडीन और एल्कोहल का विलयन लेते हैं। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आयोडीन और एल्कोहल का विलयन को किस नाम से जाने जाते हैं,
तो टिंचर आयोडीन के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें आयोडीन जो होता है विलेय होता है। इसमें आयोडीन क्या होता है? विलेय होता है। और एल्कोहल जो होता है क्या होता है? विलायक होता है। तीसरा है कि वायुयुक्त पेय, जैसे सोडा जल जो हुआ वायुयुक्त पेय है, सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय होते हैं। इनमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय, और जल क्या है? विलायक। चौथा है कि वायु जो है गैस में गैस का विलयन है। वायु गैस में गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों, ऑक्सीजन इसमें 21% होता है और नाइट्रोजन 78%। वायु गैस में गैस का विलयन होता है। वायु जो होता है गैस में गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों, ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है और वायु में दूसरी गैस से बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है। विलयन के गुण। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है? एक समांगी मिश्रण है। और विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए ये आँख से नहीं देखे जा सकते हैं। विलयन के कण जो होता है व्यास में 1 नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है, से भी छोटे होते हैं, इसलिए ये आँख से नहीं देखे जा सकते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के जो कण हैं गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देते हैं। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। छानन की विधि द्वारा विलय के जो कण हैं इसको विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन अस्थायी है। विलयन की सांद्रता। क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह अ और समूह ब के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न भाषाओं आभाओं के रंगों के विलयन है। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। तनु और सांद्र जो है तुलनात्मक शब्द है। क्रियाकलाप 2.2 में समूह अ द्वारा प्राप्त विलयन समूह ब की तुलना में तनु है। क्रियाकलाप 2.3 में दो पृथक बीकरों में 50 ml जल लें। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। एक बीकर में नमक और दूसरे बीकर में चीनी। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। जल विलेय पदार्थ है और विलयन न घुले तब 5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें। विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें। क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्राएं बराबर है? क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्रा बराबर है? किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है इसकी घुलनशीलता कहलाती है।
यदि 1 बिलियन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि 1 बिलियन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता जो है संतृप्तता स्तर से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। कह रहा है कि यदि विलयन में विलेय पदार्थ की जो सांद्रता है वो संतृप्त स्तर से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। कम घुला, नहीं पूरी तरह से घुला। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें तथा धीरे धीरे क्या करना, ठंडा करें तो क्या होगा। उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता क्या होती है, भिन्न होती है। विलायक की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं। विलायक की विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियां के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है कि द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत इसमें है कि विलेय के द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुने 100। और इस तरह का अगर पूछेगा कि द्रव्यमान विलयन, द्रव्यमान स्लैश विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुने 100। द्रव्यमान स्लैश विलयन के आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान स्लैश विलयन के आयतन प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन। यहाँ आयतन आ गया, हालांकि द्रव्यमान दिए हुए तो यहाँ पहले द्रव्यमान लिख देंगे, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है, यहाँ आयतन है तो विलयन के यहाँ आयतन लिख देंगे गुने 100। अब है दूसरा है कि विलयन के आयतन, आयतन स्लैश आयतन प्रतिशत, तो इसमें विलेय पदार्थ का आयतन बटा विलयन का आयतन गुने 100। एक उदाहरण है कि एक बिलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक क्या होता है, विलेय। 1 बिलियन के क्या है, 320 ग्राम विलायक है, इसमें 320 ग्राम क्या है, विलायक है। इसमें विलायक जल में 40 ग्राम क्या है, साधारण नमक विलेय। 40 ग्राम साधारण नमक उसमें मिला हुआ है, घुला हुआ है। तो विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए, मतलब विलयन कितना सांद्र है सो। तो देखिए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान जो हो गया क्या है 40, जो घुला जल में 40 ग्राम, और विलायक कितना 320, पूरा विलयन कितना हो जाएगा, विलयन इसको जोड़ेंगे जब, तब विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान जोड़ेंगे और विलायक का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ 40 है और विलायक कितना 320, जोड़ के 360 आएगा। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान 40 दिया हुआ है और विलयन का द्रव्यमान 360 दिया हुआ गया है, तो गुने 100 करेंगे तो 11.1% आ जाएगा। अब निलंबन क्या है इसके बारे में देखते हैं। निलंबन क्या है इसके बारे में देखते हैं। क्रियाकलाप 2.2 में समूह स से द्वारा प्राप्त किया गया विषमांगी घोल को ठोस द्रव में प्रक्षेपित हो जाता है। देखिए समूह 2.2 क्रियाकलाप 2.2 में समूह स में क्या था से बता रहे हैं। देखिए 2.2 में समूह स में क्या था, देखिए समूह स में क्या था, चौक का चूर्ण था और गेहूं का आटा था। समूह स में यही ना, क्रियाकलाप 2.2 में समूह स में क्या था, चौक और चौक का चूर्ण था, गेहूं का आटा था। चलिए तो स में चौक का चूर्ण और गेहूं का आटा से विषमांगी घोल तैयार किया, ठीक है, जो ठोस द्रव में प्रक्षिप्त हो जाते हैं, जो ठोस द्रव में प्रक्षिप्त हो जाते हैं निलंबन कहलाता है। कह रहा है कि जो ठोस द्रव में प्रक्षिप्त हो जाता है उसको क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन क्या है, निलंबन जो होता है एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है, जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं। जैसे कि जल में क्या मिलाया, गेहूं का आटा मिलाया या फिर चौक मिलाया, तो ये जल में घुलता नहीं है। गेहूं का आटा जल में नहीं घुलेगा, बल्कि माध्यम के समष्टि में निलंबित रहते हैं
ये निलंबित कण आंखों से क्या होते हैं, देखे जा सकते हैं। निलंबन के कण जो होता है क्या होता है, आंखों से देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये जल में घुलते नहीं हैं, इसलिए हम उसको देख सकते हैं। लेकिन निलंबन के गुण के बारे में देखते हैं, निलंबन के क्या क्या गुणधर्म है इसके बारे में देखते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण, हाँ विषमांगी मिश्रण इसलिए तो जल में घुला नहीं, क्योंकि दिख रहा है हमको। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं, हाँ जल में नहीं घुलेगा, इस कारण हम उसको देख सकते हैं। ये निलंबित कण जो होता है प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे इसका मार्ग क्या होता है, दृष्टिगोचर हो जाता है। ये भी बात सही है। ये निलंबित कण जो होता है क्योंकि बड़े होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, इसलिए वो अपने क्या होता है, प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिसके कारण मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब एक कण जो होता है नीचे की ओर बैठ जाता है, ठीक। अर्थात निलंबन जो होता है क्या होता है, अस्थायी होता है। निलंबन क्या होता है, अस्थायी होता है। नीचे अगर बैठ जाता है तो यह अस्थायी होता है। और क्षारण विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। तो निलंबन के कण को हम क्या कर सकते हैं, छानन विधि द्वारा इसको मिश्रण से अलग कर सकते हैं। जब जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाएगा तो प्रकाश की किरण को नहीं फैलाएगा, तो ये निलंबन क्या होगा, समाप्त हो जाता है। तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन क्या हो जाएगा, रुक जाता है। अब देखते हैं कोलाइड विलयन क्या है। देखिए कोलाइड विलयन क्या है, तो क्रियाकलाप 2.2 में समूह द के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। देखिए समूह द में क्या था, चलिए 2.2 के समूह द में क्या था देखते एक बार। देखिए द में क्या था, दूध, दूध था या फिर स्याही था। जल में क्या मिलाना है, दूध मिलाना है या फिर स्याही मिलाना है। तो क्या निलंबन का कोलाइड का उदाहरण है। देखिए क्रियाकलाप 2.2 के समूह द में क्या था, दूध था या फिर क्या था, स्याही का बूंद था। तो मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहते हैं। जल में अगर दूध मिला दे या फिर कोई स्याही डाल दे, कुछ बूंद स्याही डाल दे तो क्या हो जाएगा, वो कोलाइड बन जाएगा। कोलाइडल विलयन कहलाता है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से क्या होते, फैले होते हैं। कोलाइड के जो कण होता है, कोलाइड के कण जो होता है विलयन में समान रूप से क्या होते हैं, फैले होते हैं। और निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। निलंबन के अपेक्षा इसका कण छोटा होता है ना, मतलब हम इंक डालते हैं तो इंक कितना छोटा होता है, और दूध देखते हैं तो दूध का भी कण पानी की तरह होता है, जल की तरह ही मोटा होता है। तो क्या होता है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है, उसमें मिल जाता है। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार जो होता है छोटा होता है, कोलाइड कणों का होने के कारण क्या होता है, मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में विलयन जो होता है विषमांगी होता है। कोलाइडल कण भी क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। जैसे दूध जो है क्या है, विषमांगी का उदाहरण है। देखिए कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंख से नहीं देख सकते। कोलाइडल के जो कण होते हैं छोटे होने के कारण हम इसको आंख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन एक कण जो होता है प्रकाश किरणों को आसानी से क्या करता है, फैला देता है। कोलाइडल के कण जो होता है प्रकाश की किरण को क्या करता है, आसानी से फैला देता है। जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा कि प्रकाश की जो किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। प्रकाश की किरण का फैलना क्या कहलाता है, प्रकाश की किरण का फैलना जो होता है टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। टिंडल किरण की खोज जो टिंडल ये होता है प्रकाश की किरण का फैलना जो होता है टिंडल प्रभाव कहलाता है, इसकी खोज किसने किया था, तो टिंडल नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहां पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जब सुबह में देखते हैं होंगे कि जब घर के में छोटी सी जो खिड़कियां होती है उसमें से किरणें आती है तो वहाँ कुछ कण जो होता है टकराते हुए चलते हुए गतिशील प्रतीत होता है। और 2.3 ए में क्या है कि कॉपर सल्फेट का विलयन जो है टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता। ये जो है इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन दिया हुआ है। ये जो है देखिए प्रकाश की किरण को नहीं फैला रहा है, बाकी क्या कर रहा है, दूध तथा पानी जो है टिंडल प्रभाव दिखा रहा है। दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव क्या करता है, दर्शाता है। ये प्रकाश का मार्गदृष्टिकर होता है। देखिए इसमें कॉपर सल्फेट, ए में क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन रखा हुआ है जो टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता है। ये दूसरा है
एक कुछ बूंद होगा, स्याही का बूंद हो, जो भी हो, यहाँ देख रहा है, दे रहा है कि दूध तथा पानी का मिश्रण क्या करता है, टिंडल प्रभाव दर्शाता है। पर कॉपर सल्फेट का विलयन क्या होता है, टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, ध्यान रखिएगा। कमरे में मौजूद धूल और कण जो है, कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है, तो कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है, वहां हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं। जंगल के कोहरे में क्या होते हैं, छोटे छोटे जल के कण होते हैं, जो कोलाइड कणों के समान क्या करता है, व्यवहार करता है। देखिए रहेगा कि जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं, जो किसका व्यवहार दर्शाता है, तो कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। अब है कोलाइड के समान उदाहरण। देखिए प्रक्षिप्त प्रावस्था है, परिक्षेपण माध्यम है, ठीक है। और ये प्रकार है, इसका कौन प्रकार है, इसका उदाहरण देखिए द्रव क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था है और परिक्षेपण माध्यम है। तो देखिए परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, यहाँ पहले देखते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था क्या, ठीक, पहले यहाँ से देखते हैं। कोलाइड विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बना होता है, जिसमें विलय की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण को कोलाइड के रूप में जाना जाता है, उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। क्या करें, विलय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कोलाइड के रूप में रहता है, उसे क्या कहते हैं, कोलाइड के रूप में जो रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है, उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। देखिए परिक्षिप्त प्रावस्था में अगर कोई पदार्थ जो होता है वो घुला होता है, उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। कहता है ना कि वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है, परिक्षिप्त प्रावस्था जो होता है निलंबित रहता है, उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो माध्यम में अगर परिक्षिप्त, ये जो है परिक्षिप्त माध्यम, इसमें क्या होगा, द्रव जो होगा इसमें माध्यम में परिक्षिप्त होगा। तो गैस में द्रव होगा तो क्या होगा, एरोसोल का उदाहरण होगा, जैसे कि कोहरा, बादल, कुहासा। गैस में द्रव जब मिलता है तो क्या होता है, एरोसोल प्राप्त होता है। एरोसोल का उदाहरण क्या है, कोहरा है, बादल है और कुहासा है। अब गैस में ठोस, ये गैस है, इसमें ठोस मिलाएंगे तो एरोसोल प्राप्त होगा। तो इसका उदाहरण है धुआं है, स्वचालित वाहन का निथार होता है, स्वचालित वाहन का निथार को, ठीक है। उसके बाद द्रव में गैस तो ये फोम का उदाहरण है। द्रव में गैस किसका उदाहरण है, फोम का उदाहरण है। तो ये शेविंग क्रीम, द्रव में क्या रहता है, गैस रहता है, द्रव में गैस रहता है तो फोम तैयार होता है, तो फोम का उदाहरण है शेविंग क्रीम। अब है कि द्रव में द्रव, तो ये क्या, इमल्सन का उदाहरण है। द्रव में द्रव किसका उदाहरण है, इमल्सन का उदाहरण है। और इमल्सन का उदाहरण में क्या आ जाएगा, दूध और फेस क्रीम आ जाएगा, दूध और फेस क्रीम। देखिए द्रव में अगर ठोस मिलेगा तो सोल, और सोल का उदाहरण क्या हो जाएगा, मैग्नीशिया मिल्क कीचड़, ठीक। अब है ठोस में गैस का उदाहरण क्या है, फोम है। ठोस में गैस का उदाहरण फोम है, तो इसका उदाहरण है फोम, रबर, स्पंज, म्यूकस। ये क्या है, ठोस में गैस का उदाहरण क्या हो गया, फोम प्रकार है, और इसका उदाहरण फोम हो गया, रबर हो गया, स्पंज हो गया, म्यूकस हो गया, प्यूमिस हो गया, प्यूमिस म्यूकस बोल दे रहा है। ठोस में अगर द्रव को मिलाएंगे तो जेल प्राप्त होगा, जेल प्रकार है जो प्राप्त होगा। इसका उदाहरण जेली, पनीर, मक्खन। अब है ठोस में ठोस सोल का उदाहरण होता है, जिसके रंगीन पत्थर रत्न, दूधिया कांच। अब देखते हैं टिंडल प्रभाव दर्शा रहा है, देख रहे हैं, जंगल में ओस की बूंदे जो होता है क्या करता है, टिंडल प्रभाव दर्शाता है, टिंडल प्रभाव दर्शा रहा है। पूरा किरण गुजर रहा है इधर से उधर। देखिए कोलाइडल के गुणधर्म क्या है, कोलाइडल के गुणधर्म क्या है से देखेंगे।
यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइडल के गुण क्या होता है? विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडल के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। कोलाइडल के कण का आकार इतना छोटे होते हैं कि यह पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश के किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब एक कण जो होता है तल में बैठ जाते हैं, अर्थात क्या होता है, ये अस्थाई होते हैं। ठीक है, ये कण जो होता है अस्थाई होते हैं, ये नीचे बैठ जाते हैं। जब इसको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल में बैठ जाते हैं, अर्थात ये अस्थाई होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकता। कोलाइड को हम क्या करते, छानन विधि द्वारा मिश्रण से अलग नहीं कर सकते हैं, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किया जा सकता है। कोलाइडल विलयन प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम से बनता है। कोलाइड विलयन जो होता है प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम से बनता है। ठीक है, विलेय पदार्थ की तरह का घटक या प्रक्षिप्त कण, विलेय पदार्थ की तरह का घटक या प्रक्षिप्त कण जो कोलाइड रूप में रहता है, जो किस रूप में रहता है, कोलाइड रूप में रहता है, उसे प्रक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। विलेय पदार्थ की तरह घटक या प्रक्षिप्त कण जो क्या होता है, कोलाइड के रूप में रहता है, उसे प्रक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। तथा वह घटक जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइडल को प्रक्षेपण माध्यम जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, कोलाइड के प्रक्षेपण माध्यम क्या है, ठोस, द्रव, गैस की अवस्था और प्रक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सारणी 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। चलिए अगले दिन देखेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में।